नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अभी की दुनिया एक एडी चैनल में। आज 1 नवंबर 2021 को द हिंदू न्यूज़पेपर के सभी महत्वपूर्ण समाचारों को पढ़ना शुरू करते हैं। तो इन समाचारों की जो सबसे बड़ी न्यूज़ है उसका टाइटल है नो टाइम बाउंड पैक्ट्स ऑन क्लाइमेट चेंज एट G20। तो चलिए इसे पढ़ते हैं। G20 में जलवायु परिवर्तन पर कोई समयबद्ध समझौता नहीं। G20 शेरपा और वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल ने कहा कि भारत ने विकासशील दुनिया के हितों की रक्षा के लिए जोर दिया, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रविवार को जलवायु परिवर्तन और सतत विकास पर सत्रों में G20 शिखर सम्मेलन को संबोधित किया। कोई समयबद्ध समझौता नहीं किया गया, क्योंकि दुनिया की शीर्ष अर्थव्यवस्थाओं के नेताओं ने रोम में शिखर सम्मेलन को समाप्त कर दिया। जलवायु परिवर्तन का मुकाबला करने के लिए प्रतिवर्ष $100 बिलियन प्रदान करने की सिफारिश की और कोविड-19 महामारी से लड़ने के लिए अधिक से अधिक वैक्सीन समानता पर जोर दिया। G20 देशों ने भी 2021 के अंत तक सभी नए कोयला संयंत्रों के लिए अंतर्राष्ट्रीय वित्त पोषण को समाप्त करने के लिए प्रतिबद्ध किया, लेकिन कोयला बिजली उत्पादन को समाप्त करने पर घरेलू प्रतिबद्धताओं का कोई उल्लेख नहीं किया। अंतिम विज्ञप्ति जिस पर रातों रात बातचीत के बाद सहमति बनी, उसमें केवल मध्य शताब्दी तक या उसके आसपास कार्बन उत्सर्जन पर वैश्विक शुद्ध शून्य प्राप्त करने की प्रमुख प्रासंगिकता की बात की गई। बयान के अन्य प्रमुख आकर्षण में विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा दुनिया के लिए वन हेल्थ अप्रोच के तहत टीकों की मान्यता को आगे बढ़ाने और दक्षिण अफ्रीका में mRNA हब में वैक्सीन उत्पादन के लिए वित्त और प्रौद्योगिकी प्रदान करने का निर्णय था। ब्राजील और अर्जेंटीना और हरित परियोजनाओं के लिए और अधिक अंतर्राष्ट्रीय सार्वजनिक निजी वित्त पोषण जुटाने के लिए। श्री मोदी ने बाद में शिखर सम्मेलन को फलदायी बताया। मीडिया को संबोधित करते हुए G20 शेरपा और वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल ने जलवायु न्याय पर भारत की चिंताओं को स्वीकार करने के लिए विज्ञप्ति की सराहना की। तो इसी के साथ ये न्यूज समाप्त हो जाती है। अगली न्यूज का टाइटल है रो ओवर कास्ट स्प्लिट ऑफ मनरेगा वेज। तो चलिए इसे पढ़ते हैं। मनरेगा के जाति विभाजन पर विवाद। राजस्थान के अजमेर जिले में गरीब ग्रामीणों के लिए एक अच्छी दीपावली महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम मनरेगा योजना से अपने वेतन पर निर्भर करती है। इसलिए तनाव तब और बढ़ गया जब कुछ को पिछले 6 महीनों में किए गए काम के लिए दूसरों की तुलना में तेजी से भुगतान किया गया। ये वे लोग हैं जिन्होंने एक साथ एक ही कार्यस्थल पर समान दिनों तक एक साथ काम किया। वे सभी एक ही मस्टर रोल पर थे, लेकिन SC ST यानी अनुसूचित जाति और जनजाति के लोगों को 15 से 20 दिनों के भीतर भुगतान मिल गया। अन्य समुदाय के लोगों को 2 महीने इंतजार करना पड़ा। राजस्थान असंगठित मजदूर संघ के समन्वयक कार्तिक सिंह ने ऐसा कहा। उन्होंने आगे कहा कि इससे बहुत चिंता हुई है कि कुछ गड़बड़ थी और ग्रामीणों में संदेह और तनाव पैदा हो गया। पंचायत अधिकारियों का कहना है कि उन्होंने सभी के लिए विवरण जमा कर दिया है, लेकिन भुगतान को जाति के आधार पर विभाजित करने का आदेश ऊपर से आया है, इसलिए वे कुछ नहीं कर सकते हैं। इसी तरह की चिंताओं को झारखंड, पश्चिम बंगाल, बिहार, कर्नाटक और तमिलनाडु सहित कई राज्यों में जमीनी स्तर के कार्यकर्ताओं और संघ के नेताओं ने जाति के आधार पर मजदूरी भुगतान के लिए मनरेगा बजट को विभाजित करने के लिए इस साल 2 मार्च को एक केंद्रीय निर्देश के बाद उठाया है। 11 अक्टूबर को वित्त सचिव और ग्रामीण विकास मंत्रालय के अधिकारियों के साथ एक बैठक में सामाजिक न्याय मंत्रालय और कई राज्यों ने निर्देश के बाद गांवों में असंतोष और प्रतिक्रिया और गांवों में सद्भाव के खतरे की चेतावनी दी। तो इसी के साथ ये न्यूज समाप्त हो जाती है। अगली न्यूज का टाइटल है बाय पोल्स टू केरला बंगाल राज्यसभा सीट नोटिफाइड। तो चलिए इसे पढ़ते हैं। केरल बंगाल राज्यसभा सीटों के लिए उपचुनाव अधिसूचित। चुनाव आयोग ने रविवार को 2 राज्यसभा सीटों केरल और पश्चिम बंगाल की एक सीट के लिए 29 नवंबर को उपचुनाव की घोषणा की। 11 जनवरी को केरल से जोस के मणि और अर्पिता घोष के सदस्यों के इस्तीफे के कारण सीटें खाली हो गई। 15 सितंबर को पश्चिम बंगाल से आयोग ने 28 मई को फैसला किया कि देश में कोविड-19 की दूसरी लहर के फैलने के कारण केरल से राज्यों की परिषद के लिए चुनाव कराना तब तक उचित नहीं होगा जब तक कि महामारी की स्थिति में काफी सुधार हो जाए। अब केरल में स्थिति का पुनर्मूल्यांकन
मूल्यांकन करने के बाद चुनाव आयोग ने कहा कि उसने केरल और पश्चिम बंगाल में उपचुनाव के कार्यक्रम की घोषणा करने का फैसला किया है। चुनाव आयोग ने तेलंगाना में 6 और आंध्र प्रदेश में 3 एमएलसी सीटों के लिए द्विवार्षिक चुनाव की घोषणा भी की है, जो क्रमशः जून और मई में सदस्यों की सेवानिवृत्ति के बाद खाली हो गए थे। चुनाव आयोग ने महाराष्ट्र एमएलसी की एक सीट पर उपचुनाव की भी घोषणा की थी, जो पिछले महीने सदस्य की मृत्यु के कारण खाली हो गई थी। सभी सीटों के लिए मतदान और मतगणना 29 नवंबर को होगी। तो इसी के साथ ये न्यूज समाप्त हो जाती है। अगली न्यूज का टाइटल है फर्स्ट गे कपल टू टाई द नॉट इन तेलुगु स्टेट। तो चलिए इसे पढ़ते हैं। तेलुगु राज्यों में शादी के बंधन में बंधने वाले पहले समलैंगिक जोड़े। होटल मैनेजमेंट में हैदराबाद के लेक्चरर सुप्रियो चक्रवर्ती का कहना है कि यह दो लोगों के एक साथ रहने के अपने रिश्ते के औपचारिक रूप प्रदान देने का एक और उदाहरण है। इस मामले में दंपति को छोड़कर 2 पुरुष हैं। 18 दिसंबर को अपने साथी अभय डोंग के साथ श्री चक्रवर्ती की शादी तेलुगु राज्य में पहली समलैंगिक संघ होगी। दंपति ने अपने माता पिता की मंजूरी हासिल कर ली है और बिना किसी शादी की औपचारिकताओं के अपने रिश्ते का जश्न मनाने की योजना बना रहे हैं, क्योंकि कानून अभी भी समलैंगिक विवाह की अनुमति नहीं देता है। लेकिन श्री चक्रवर्ती इस बारे में भी आशावादी हैं। द हिंदू से बात करते हुए 31 वर्षीय श्री चक्रवर्ती को उम्मीद है कि जिस तरह समलैंगिक संबंधों को अपराध की श्रेणी से बाहर कर दिया गया था, उसी तरह समलैंगिक जोड़ों के लिए भी विवाह की अनुमति दी जाएगी। जब ऐसा होगा तो वे अपने शादी का पंजीकरण कराएंगे, उन्होंने कहा। अभी तक वे परिवार और दोस्तों के आशीर्वाद से अपने रिश्ते को आधिकारिक बनाने के लिए शादी करेंगे, लेकिन कानून ऐसा नहीं है। उन्होंने कहा कि यह सब 2012 में एक डेटिंग ऐप पर एक दूसरे को टेक्स्ट करने के साथ शुरू हुआ और तब से हम साथ हैं। कुछ महीने बाद हम अंदर चले गए और साथ रहने लगे, जिससे हमें एक दूसरे को बेहतर ढंग से समझने में मदद मिली। 2 साल बाद हमने अपना खुद का एक अपार्टमेंट खरीदा। दंपति के जीवन में एक तीसरा सदस्य भी है, जिसका नाम काजू है, जो कि एक पिल्ला है। श्री चक्रवर्ती ने कहा कि उनके पास बहुत समझदार माता पिता, भाई बहन, दोस्त और उनके मामले में उनके छात्र भी हैं। उन्होंने कहा कि भारतीय माता पिता होने के नाते शुरू में उन्होंने हमारे रिश्ते के लिए हाँ नहीं कहा और साथ ही उन्होंने कोई आपत्ति नहीं की। उन्होंने थोड़ा समय लिया और बस चाहते थे कि हम अपने जीवन में अपने तरीके से खुश रहें। जब उन्होंने एक साथ रहना शुरू किया तो दोनों सबके सामने नहीं थे, लेकिन धीरे धीरे वे लोगों को यह समझाने में कामयाब रहे कि वे पड़ोस के किसी भी विषम लैंगिक जोड़े की तरह हैं। श्री चक्रवर्ती कोलकाता के रहने वाले हैं, जबकि एक बहुराष्ट्रीय कंपनी में सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट मैनेजर श्री डांग नई दिल्ली के मूल निवासी हैं। दिलचस्प बात यह है कि इस जोड़े की योजना एक सीधी शादी की है, जो एक हल्दी समारोह से शुरू होकर कुछ पार्टियों और अंगूठियों का आदान प्रदान करने के लिए शुरू होती है। दंपति का कहना है कि उनकी शादी सिर्फ एक एकजुटता का उत्सव है और उत्सव के लिए आपको कानून आवश्यकता नहीं है। तो इसी के साथ ये न्यूज समाप्त हो जाते हैं। अगली न्यूज का टाइटल है अहेड ऑफ COP 26 इंडियन साइट हाइलाइट्स एमिशंस गैप। तो चलिए इसे पढ़ते हैं। COP 26 से आगे भारतीय साइट उत्सर्जन अंतर पर प्रकाश डालती है। स्कॉटलैंड के ग्लासगो में 26वें संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन COP के शुरू होने से एक दिन पहले भारत ने आधिकारिक तौर पर जलवायु विशेषज्ञों द्वारा बनाई गई एक वेबसाइट का समर्थन किया है, जो विकसित देशों के ऐतिहासिक कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जन को सूचीबद्ध करती है। डेटाबेस का उद्देश्य संयुक्त राज्य अमेरिका, कनाडा और ऑस्ट्रेलिया जैसे देशों के साथ विकसित और विकासशील देशों के उत्सर्जन के बीच असमानता को उजागर करना है और पश्चिमी यूरोप में शुद्ध कार्बन ऋण के रूप में दिखाया गया है, जबकि भारत और चीन जैसे विकासशील देशों के पास शुद्ध क्रेडिट है। मुख्य तथ्य यह है कि डेटाबेस पर प्रकाश डाला गया है कि यह केवल उचित है कि विकसित देशों को विकासशील देशों की तुलना में उत्सर्जन पर अंकुश लगाने की दिशा में अधिक लक्ष्य निर्धारित करना चाहिए। भारत सालाना कार्बन उत्सर्जन का तीसरा सबसे बड़ा उत्सर्जक है, लेकिन जब ऐतिहासिक उत्सर्जन पर विचार किया जाता है तो छठा सबसे बड़ा होता है और इसकी आबादी के आकार का हिसाब लगाया जाए तो प्रति व्यक्ति उत्सर्जन में सबसे कम होता है। तो यहाँ पर यह ध्यान देने वाली बात है कि भारत सालाना कार्बन उत्सर्जन का तीसरा सबसे बड़ा उत्सर्जक है, लेकिन जब भी उत्सर्जन पर विचार किया जाएगा तो यह छठा सबसे बड़ा होता है और आबादी के आकार का हिसाब लगाया जाए
जाए तो प्रति व्यक्ति उत्सर्जन में सबसे कम है। यह जलवायु न्याय के लिए भारत की मांग को रेखांकित करता है, जो वार्ता के केंद्र में है और शुद्ध शून्य तक पहुंचने के लिए एक निश्चित समय सीमा पर सहमत होने की अनिच्छा है, या जब संतुलन में यह ग्रीन हाउस गैसों का उत्सर्जन बंद कर देगा। पर्यावरण के साथ एक प्रेस बयान में कहा गया कि वेबसाइट का उद्देश्य कई विकसित देशों और वैश्विक गैर सरकारी संगठनों द्वारा प्रदान की गई कथा को खारिज करना है, जो लगातार विकासशील देशों पर ध्यान केंद्रित करते हैं, लगातार उनसे अधिक प्रतिबद्धता और कार्रवाई की मांग करते हैं। वैज्ञानिक पहल का स्वागत है क्लाइमेट इक्विटी मॉनिटर, जो आज लाइव हो गया है। डेटा और साक्ष्य आधारित दृष्टिकोण से इक्विटी और जलवायु कार्रवाई पर इसका ध्यान महत्वपूर्ण मुद्दे पर जोरदार चर्चा को प्रोत्साहित करेगा और सभी देशों के विशेषज्ञों को शामिल करेगा। श्री यादव ने अपने आधिकारिक हैंडल से ट्वीट किया, क्लाइमेट इक्विटी मॉनिटर, जैसा कि साइट कहा जाता है, का उद्देश्य UNFCCC विकसित देशों के तहत एनेक्स 1 पार्टियों के प्रदर्शन की निगरानी करना है, जो जलवायु सम्मेलन के मूल सिद्धांतों पर आधारित है। गैर अनुलग्नक एक दलों विकासशील देशों के प्रदर्शन और नीतियों को तुलना के लिए उपलब्ध कराया जाएगा। वेबसाइट की अवधारणा और विकास MS स्वामीनाथन रिसर्च फाउंडेशन, चेन्नई में जलवायु परिवर्तन समूह और अन्य स्वतंत्र शोधकर्ताओं के साथ नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस स्टडीज बेंगलुरु में प्राकृतिक विज्ञान और इंजीनियरिंग विभाग द्वारा किया गया था। तो इसी के साथ ये न्यूज समाप्त हो जाती है। अगली न्यूज का टाइटल है नेवी टेक डिलीवरी ऑफ वारशिप। तो चलिए इसे पढ़ते हैं। नौसेना युद्धपोत की डिलीवरी लेती है। मझगांव डॉक्स लिमिटेड MDL में बनाए जा रहे 4 प्रोजेक्ट 15 अत्याधुनिक स्टील्थ गाइडेड मिसाइल विध्वंसक विशाखापट्टनम का पहला जहाज पिछले शुक्रवार को नौसेना को दिया गया था। 3 साल की देरी से जहाजों को बहुत जल्द चालू किया जाएगा। नौसेना ने रविवार को कहा कि 163 मीटर लंबे युद्धपोत में 7,400 टन का पूर्ण भार विस्थापन और 30 समुद्री मील की अधिकतम गति है। परियोजना को कुल स्वदेशी सामग्री की मात्रा 75% के साथ बनाया गया है। जहाजों के निर्माण के लिए अनुबंध पर जनवरी 2011 में लगभग 29,643.74 करोड़ रुपए की परियोजना लागत पर हस्ताक्षर किए गए थे। जहाजों के डिजाइन को नौसेना डिजाइन निदेशालय द्वारा आंतरिक रूप से विकसित किया गया है और यह कोलकाता श्रेणी प्रोजेक्ट 15A विध्वंसक का अनुवर्ती है। नौसेना ने कहा कि 4 जहाजों का नाम देश के चारों कोनों विशाखापत्तनम, मोरमुगाओ, इम्फाल और सूरत के प्रमुख शहरों के नाम पर रखा गया है। विशाखापत्तनम की उल्टी अक्टूबर 2013 में रखी गई थी और जहाज को अप्रैल 2015 में लॉन्च किया गया था। ये जहाज ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइलों और लंबी दूरी की सतह से मार करने वाली मिसाइलों SAM से लैस हैं। नौसेना ने कहा कि जहाज में मध्यम दूरी के SAM स्वदेशी टॉर्पीडो ट्यूब लॉन्चर, पनडुब्बी रोधी स्वदेशी रॉकेट लॉन्चर और 15 mm सुपर रैपिड गन माउंट जैसी कई स्वदेशी हथियार प्रणालियां हैं। कोविड चुनौतियों के बाद विध्वंसक को शामिल करना बड़ी संख्या में हितधारकों के सहयोगात्मक प्रयासों के लिए एक श्रद्धांजलि है और हिंद महासागर क्षेत्र में समुद्री कौशल को बढ़ाएगा। प्रोजेक्ट 15B के डिजाइन ने बड़े पैमाने पर पतवार के रूप में प्रणोदन मशीनरी, कई प्लेटफॉर्म उपकरण और प्रमुख हथियार और सेंसर को कोलकाता वर्ग के रूप में श्रृंखला उत्पादन से लाभान्वित करने के लिए बनाए रखा है। हालांकि इन जहाजों में पतवार को आकार देने और रडार पारदर्शी डेक फिटिंग के उपयोग के माध्यम से पहले की श्रेणी में उन्नत स्टील सुविधाएं हैं, जिससे उनका पता लगाना मुश्किल हो जाता है और स्वचालन और नेटवर्किंग में महत्वपूर्ण प्रगति भी होती है। नौसेना ने कहा था कि इन जहाजों को संयुक्त गैस और गैस OAG विन्यास में 4 गैस टर्बाइनों द्वारा संचालित किया जाता है और 14 समुद्री मील की किफायती गति से 4000 NM अधिकतम सहन शक्ति होती है। तो इसी के साथ ये न्यूज समाप्त हो जाती है। अगली न्यूज का टाइटल है EU-US एंड डिस्प्यूट ओवर स्टील एल्यूमिनियम टैरिफ। तो चलिए इसे पढ़ते हैं। EU-US ने स्टील एल्यूमिनियम टैरिफ पर विवाद खत्म किया। संयुक्त राज्य अमेरिका और यूरोपीय संघ ने रविवार को स्टील और एल्यूमिनियम टैरिफ पर विवाद समाप्त कर दिया और कहा कि वे उद्योग में गंदे उत्पाद और अत्यधिक क्षमता से निपटने के लिए वैश्विक व्यवस्था पर काम करेंगे। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बिडेन ने कहा कि संयुक्त राज्य अमेरिका
अमेरिका और यूरोपीय संघ एक बड़ी सफलता पर पहुंच गए हैं जो जलवायु परिवर्तन के अस्तित्व के खतरे को संबोधित करेंगे, जबकि अमेरिकी नौकरियों और अमेरिकी उद्योग की रक्षा भी करेंगे। रोम में G20 नेताओं की बैठक के इतर यूरोपीय आयोग के प्रमुख उर्सुला वॉन डेर लेयन के एक साथ एक संयुक्त समाचार कार्यक्रम में बोलते हुए श्री बिडेन ने कहा कि यूरोपीय संघ के साथ सौदे ने यूरोपीय संघ के स्टील और एल्यूमीनियम पर टैरिफ को तुरंत हटा दिया जो डोनाल्ड ट्रंप द्वारा लगाए गए थे। 2018 में प्रशासन के जवाब में यूरोपीय संघ ने विस्की, पावर बोट और हार्ले डेविडसन मोटरसाइकिल जैसे अमेरिकी उत्पादों पर टैरिफ हटा दिया जो स्टील और एल्यूमीनियम टैरिफ के प्रतिशोध में लगाया गया था। 2018 से यथास्थिति में केवल एक साधारण वापसी के बजाय संयुक्त राज्य अमेरिका और यूरोपीय संघ ने दुनिया में सबसे बड़े CO2 उत्सर्जक में से एक इस्पात उद्योग में जलवायु परिवर्तन और उत्पादन की अधिकता के अस्तित्व के खतरे को भी संबोधित करने की योजना बनाई है। यूरोपीय आयोग के प्रमुख ने कहा कि वैश्विक व्यवस्था स्थिरता, जलवायु तटस्थता प्राप्त करने और हमारे स्टील और एल्यूमीनियम उद्योगों के लिए एक समान खेल मैदान सुनिश्चित करने के लिए हमारी खोज में एक शक्तिशाली नया उपकरण जोड़ेगी। ग्रीन स्टील और एल्यूमीनियम उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए अगले 2 वर्षों में वैश्विक सौदे पर काम किया जाना है और यह उन सभी देशों के लिए खुला होगा जो चीन सहित शामिल होना चाहते हैं, जिन्हें यूरोपीय संघ और संयुक्त राज्य अमेरिका अतिरिक्त वैश्विक इस्पात उत्पादन के लिए दोषी ठहराते हैं। तो इसी के साथ ये न्यूज समाप्त हो जाते हैं। अगली न्यूज का टाइटल है इनफॉर्मल सेक्टर श्रैंक शार्पली इन 2021। तो चलिए इसे पढ़ते हैं। तारिक क्षेत्र 2020-21 में तेजी से सिकुड़ा। SBI ने एक शोध रिपोर्ट में कहा कि अर्थव्यवस्था को औपचारिक रूप देने की दिशा में एक बड़े बदलाव का संकेत देते हुए समग्र आर्थिक गतिविधियों में बड़े अनौपचारिक क्षेत्र की हिस्सेदारी 2020-21 में तेजी से घटी है, जबकि अनौपचारिक श्रमिकों को महामारी के प्रतिकूल प्रभावों का खामियाजा भुगतना पड़ रहा है। यह निष्कर्ष निकालते हुए कि अनौपचारिक अर्थव्यवस्था का हिस्सा 2017-18 में लगभग 52% से आर्थिक उत्पादन का 20% से अधिक नहीं हो सकता है। SBI समूह के मुख्य आर्थिक सलाहकार सौम्य कांति घोष ने इसे महामारी के बीच सकारात्मक विकास करार दिया। विभिन्न क्षेत्रों में औपचारिकता के स्तर में व्यापक भिन्नताएं हैं, लेकिन SBI का अनुमान है कि अनौपचारिक अर्थव्यवस्था संभवतः 2020-21 में औपचारिक GDP के अधिकतम 15% से 20% तक है। इस साल की शुरुआत में IMF के एक नीति पत्र में अनुमान लगाया गया था कि सकल मूल्य वर्धित GVA में भारत की अनौपचारिक अर्थव्यवस्था की हिस्सेदारी 2011-12 में 53.9% थी और 2017-18 में यह मामूली रूप से बढ़कर 52.4% हो गई। 2014 के राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण NSS के अनुसार लगभग 93% कार्यबल ने अनौपचारिक श्रमिकों के रूप में अपनी आजीविका अर्जित। अनौपचारिक क्षेत्र में स्वयं खाता या असंगठित उद्यम शामिल होते हैं जो किराए के श्रमिकों को नियुक्त करते हैं। इस तरह की असंगठित गतिविधि का उच्चतम हिस्सा कृषि में होता है, जहां जोत छोटी और खंडित है। SBI के अनुमानों से पता चलता है कि अनौपचारिक कृषि क्षेत्र 2017-18 में सेक्टर के DA के 97.1% से घटकर 2020-21 में केवल 70 से 75% रह गया है, तो किसान क्रेडिट कार्ड के माध्यम से क्रेडिट की बढ़ती पैठ से प्रेरित है। रियल एस्टेट में भी अनौपचारिक गतिविधि में 2017-18 में 52.8% से पिछले साल 20 से 25% तक की महत्वपूर्ण गिरावट दी गई। रिपोर्ट में अनुमान लगाया गया है कि कोविड-19 महामारी के बाद से लगभग 1.2 लाख करोड़ नगद उपयोग को औपचारिक किया गया है। 2017-18 और 2020 के बीच औपचारिक कृषि ऋण प्रवाह में 4.6 लाख करोड़ की वृद्धि हुई है। इसी अवधि में पेट्रोल और डीजल के लिए डिजिटल भुगतान में लगभग 1 लाख करोड़ रुपए की वृद्धि है। उच्च ईंधन करों पर पुनर्विचार करते हुए SBI के शीर्ष अर्थशास्त्री ने कहा कि हम मानते हैं कि सरकार को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि मौजूदा कर संरचना इस कर भुगतान करने वाली आबादी के अनुकूल है, जो कि 8.5% है, लेकिन 91.5% आबादी को क्रॉस सब्सिडी देती है। उस सीमा तक मौजूदा कर संरचना विशेष रूप से ईंधन पर अप्रत्यक्ष करों की खपत नकारात्मक नहीं होनी चाहिए। इसी के साथ ये न्यूज समाप्त हो जाती है।
अगली न्यूज का टाइटल है बूस्टर डोज नॉट मस्ट फॉर ऑल डॉक्टर्स। चलिए इसे पढ़ते हैं। बूस्टर खुराक सभी के लिए जरूरी नहीं डॉक्टर। भारत में सभी के लिए कोविड टीकाकरण बूस्टर खुराक की वकालत करने वाले डॉक्टरों ने कहा है कि स्वस्थ व्यक्तियों को उनकी आवश्यकता नहीं हो सकती है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने यह भी संकेत दिया है कि कमजोर व्यक्तियों के लिए वैकल्पिक कोविड टीकाकरण बूस्टर खुराक के साथ सभी के लिए बुनियादी टीकाकरण कवरेज वर्तमान फोकस है। स्वास्थ्य मंत्रालय के एक वरिष्ठ अधिकारी ने यह पूछे जाने पर कि क्या सरकार सभी के लिए बूस्टर खुराक शुरू करने की योजना बना रही है, ने कहा कि विशेषज्ञ निश्चित रूप से दुनिया भर से अनुसंधान और सुझावों को देख रहे हैं और हम इस विकसित स्थिति के लिए तैयार हैं। वर्तमान में हमारा मुख्य फोकस यह सुनिश्चित करना है कि हम अपने चल रहे टीकाकरण कार्यक्रम को सभी तक पहुंचाएं। यदि कोई सिफारिश आती है तो बूस्टर खुराक पहले उन लोगों को दी जाएगी जिन्हें चिकित्सीय रूप से इसकी आवश्यकता है। डॉक्टरों का कहना है कि कोविड-19 संक्रमण के बाद प्रतिरक्षा प्रणाली वायरस की याददाश्त बनाए रखती है। यदि कोई व्यक्ति फिर से सार्स-CoV-2 वायरस के संपर्क में आता है तो प्रतिरक्षा कोशिकाएं वायरस को पहचान लेती हैं और उसे मार देती हैं। इसे इम्यूनोलॉजिकल मेमोरी कहा जाता है। हैदराबाद के यशोदा हॉस्पिटल में सलाहकार इंटरवेंशनल पल्मोनोलॉजिस्ट हरिकिशन गुनगुंटला ने कहा कि अधिकांश अध्ययनों से पता चला है कि टीकायु मृत्यु 12 महीने से तक चलते हैं। राजीव जयदेवन वाइस चेयरमैन रिसर्च सेल इंडियन मेडिकल एसोसिएशन IMA केरल ने कहा कि स्वस्थ व्यक्ति एंटीजन के 2 एक्सपोजर के बाद एक मजबूत प्रतिरक्षा प्रतिक्रिया उत्पन्न करने में सक्षम होते हैं। वह या तो टीके की 2 खुराक या संक्रमण के दौर और टीके की 1 खुराक से होता है। उनके अनुसार दूसरी खुराक वास्तव में बूस्टर खुराक है, जबकि पहली खुराक को प्राइमिंग खुराक कहा जाता है। यह तीसरी खुराक जोड़ने से गंभीर बीमारी से मौजूदा सुरक्षा बढ़ेगी और स्वस्थ व्यक्तियों के मामले में मृत्यु ज्ञात नहीं है। उन्होंने ऐसा कहा। उन्होंने कहा कि इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज्ड व्यक्तियों के मामले में तीसरी खुराक देने पर सहमति होती है, क्योंकि 2 खुराक हमेशा पर्याप्त रक्षा क्रिया उत्पन्न करने के लिए पर्याप्त नहीं होते हैं। इसी के साथ ये न्यूज समाप्त हो जाती है। अगली न्यूज का टाइटल है पंजाब डस अ डीप डाइव फॉर इंडस डॉल्फिन्स। तो चलिए इसे पढ़ते हैं। पंजाब ने सिंधु डॉल्फिन के लिए गहरा गोता डाला। दुनिया के सबसे खतरनाक सितासियों में से एक सिंधु नदी डॉल्फिन प्लैटनिस्टा गैंगेटिका माइनर की जनगणना एक मीठे पानी की डॉल्फिन जो व्यास नदी में पाई जाती है केंद्र द्वारा एक परियोजना के हिस्से के रूप में सदियों में शुरू होने के लिए पूरी तरह तैयार है। हालांकि पंजाब की वन्य जीव संरक्षण शाखा ने न केवल डॉल्फिन बल्कि के प्राकृतिक आवास रक्षा के लिए एक कदम आगे बढ़ाया है। सिंधु नदी डॉल्फिन को प्रकृति के संरक्षण के लिए अंतर्राष्ट्रीय संघ IUCN द्वारा लुप्त प्राय के रूप में वर्गीकृत किया गया है और हाल ही में यह माना जाता था कि ये डॉल्फिन पाकिस्तान के स्थानिक मारी वाले थे, लेकिन 2007 में पंजाब के हरि के वन्य जीव अभ्यारण्य और नीली ब्यासी में सिंधु डॉल्फिन एक अवशेष लेकिन व्यवहार आबादी खोज के बाद से पंजाब के वन और वन्य जीव संरक्षण विभाग द्वारा WWF इंडिया के साथ साझेदारी में स्तनधारियों के वर्तमान वितरण आवास और जनसंख्या बहुतायत पर शोध किया जा रहा है। सिंधु नदी डॉल्फिन 2019 में पंजाब का राज्य जलीय जानवर घोषित किया गया था। यहाँ पर ध्यान देने की बात है 2019 में पंजाब का राज्य जलीय जानवर किया गया था। का उत्तर है सिंधु डॉल्फिन। गीतांजलि कंवर जो समन्वयक है नदियों आर्द्र भूमि और जल नीति WWF इंडिया ने द हिंदू को बताया केंद्र सरकार की राष्ट्रीय परियोजना में मीठे पानी डॉल्फिन गणना किया रही है। राज्य स्तर पर पंजाब सरकार डॉल्फिन और आवासन पहल है परियोजना को 5 साल में लागू किया जाना है। सुश्री कंवर ने कहा अनुसंधान के साथ समुदाय के नेतृत्व वाली जैविक निगरानी को प्रोत्साहित कर रिपेरियन समुदायों को शामिल करने पर महत्व। डॉल्फिन के हॉट स्पॉट स्थलों के आसपास के गाँव समुदाय के नेतृत्व वाले संरक्षण के लिए मॉडल समर्पित व्यक्तियों के एक करने के लिए विस्तार कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। व्यास डॉल्फिन मित्र और संरक्षक कहा जाता है। यह योजना डॉल्फिन टूर पर भी शुरू होगी। हम मीठे पानी के आवास के संरक्षण सहित विभिन्न जल संरक्षण से संबंधित को हल करने के लिए एक भागीदार क्रिया के साथ समाप्त।
आगे बढ़ने से पहले मैं ये कहना चाहूँगा कि अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी के अभी सब्सक्राइब कर लें और साथ ही साथ हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करने का लिंक नीचे कमेंट और डिस्क्रिप्शन दोनों ही सेक्शंस में दिया गया है, तो आप वहां पे जा करके हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए बढ़ते हैं अगले न्यूज की ओर। अगले न्यूज का टाइटल है जायडस कैडिला लाइकली टू रिड्यूस प्राइस ऑफ वैक्सीन। तो चलिए इसे पढ़ते हैं। जायडस कैडिला वैक्सीन कीमत कम कर सकती है। सूत्रों ने कहा कि रविवार को फार्मा प्रमुख जायडस कैडिला ने सरकार के साथ बातचीत के बाद अपने कोविड-19 वैक्सीन की कीमत 265 रुपए प्रति खुराक लाने पर सहमति व्यक्त की है, लेकिन अंतिम सौदा होना अभी बाकी है। जायडस कैडिला का जाइकोविड पहला वैक्सीन है जिसे भारत के ड्रग रेगुलेटर ने 12 साल और उससे अधिक उम्र के लोगों के टीकाकरण के लिए मंजूरी दी है। सुई मुक्त वैक्सीन को प्रशासित करने के लिए प्रत्येक खुराक के लिए 93 रुपए की लागत वाले एक डिस्पोजेबल दर्द रहित जेट एप्लीकेटर की आवश्यकता होगी, जिसकी कीमत प्रति खुराक 358 रुपए हो जाएगी। सूत्रों ने कहा कि अहमदाबाद स्थित फार्मा कंपनी ने पहले अपने 3 खुराक वाले आहार के लिए 1900 रुपए की कीमत का प्रस्ताव दिया था। घटना की जानकारी रखने वाले एक सूत्र ने कहा कि कंपनी ने प्रत्येक खुराक के लिए कीमत को घटाकर 358 रुपए कर दिया है, जिसमें सरकार द्वारा बार बार बातचीत के बाद एक डिस्पोजेबल जेट एप्लीकेटर की लागत 93 रुपए भी शामिल है। इस मामले में अंतिम निर्णय इस सप्ताह लिए जाने की संभावना है। 3 खुराक को 28 दिनों के अंतराल पर प्रशासित किया जाना है। स्वदेशी रूप से विकसित दुनिया की पहले डीएनए आधारित सुई मुक्त कोविड-19 वैक्सीन जाइकोव-डी को 20 अगस्त को दवा नियामक से आपातकालीन उपयोग प्राधिकरण प्राप्त हुआ। तो इसी के साथ ये न्यूज समाप्त हो जाती है। अगली न्यूज का टाइटल है वेट फॉर वीजा अपॉइंटमेंट टू बी लॉन्गर सेज यूएस एम्बेसी। तो चलिए इसे पढ़ते हैं। अमेरिकी दूतावास का कहना है कि वीजा नियुक्ति के लंबे समय तक इंतजार करें। यह अमेरिकी दूतावास ने कहा है कुछ गैर अप्रवासी वीजा श्रेणियों के लिए नियुक्तियों के लिए एक महत्वपूर्ण प्रतीक्षा समय होगा, क्योंकि यह कोविड से संबंधित रुकावटों से वापस आता है। दूतावास ने कहा कि 8 नवंबर से भारत से अनुमानित 30 लाख वीजा धारक टीकाकरण के प्रमाण के साथ नई अंतर्राष्ट्रीय हवाई यात्रा नीति के तहत संयुक्त राज्य की यात्रा करने में सक्षम हो। उन्होंने कहा कि हमारे मजबूत और बढ़ते द्विपक्षीय संबंधों का समर्थन करने के लिए वैध यात्रा को सुविधाजनक बनाना हमारी सर्वोच्च प्राथमिकता है। जैसा कि हम कोविड से संबंधित रुकावटों से वापस आते हैं, हम अपने दूतावास और वाणिज्य दूतावासों में कुछ गैर अप्रवासी वीजा श्रेणी लिए महत्वपूर्ण नियुक्ति प्रतीक्षा समय की उम्मीद करते हैं। दूतावास ने कहा कि 8 नवंबर से संयुक्त राज्य में विदेशी राष्ट्रीय हवाई यात्रियों को कोविड-19 के खिलाफ पूरी तरह से टीकाकरण की आवश्यकता होगी और केवल सीमित अपवादों के साथ अमेरिका के लिए उड़ान भरने के लिए विमान में बढ़ने से पहले टीकाकरण की स्थिति का प्रमाण प्रदान करना होगा। दूतावास ने कहा कि कोविशील्ड को अमेरिका में प्रवेश के लिए स्वीकार किया जाएगा, क्योंकि उसके पास WHO से आपातकालीन उपयोग सूची थी। तो इसी के साथ ये न्यूज समाप्त हो जाती है। अगली न्यूज का टाइटल है स्टॉप टोबैको सेल टू यूथ सेज NCPCR। तो चलिए इसे पढ़ते हैं। युवाओं को तंबाकू की बिक्री बंद करो NCPCR। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय और भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद के अनुसार सभी रूपों में तंबाकू का उपयोग, चाहे धूम्रपान हो या चबाना, गंभीर कोविड-19 हताहतों से जुड़ा है। अब राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग NCPCR ने केंद्र सरकार से तंबाकू नियंत्रण कानून को मजबूत करने की अपील की है, ताकि युवाओं को तंबाकू का सेवन करने से रोका जा सके। विशेषज्ञों ने सरकार से 21 साल से कम उम्र के लोगों को तंबाकू उत्पादों की बिक्री पर रोक लगाने, तंबाकू के विज्ञापन पर व्यापक प्रतिबंध लगाने और सिगरेट की सिंगल स्टिक की बिक्री पर प्रतिबंध लगाने का आग्रह किया है। राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग के अध्यक्ष प्रियांक कानूनगो ने कहा कि यह वैज्ञानिक रूप से स्थापित है कि अगर किसी व्यक्ति को 21
30 वर्ष और उससे अधिक उम्र तक तंबाकू से दूर रखा जाता है तो इस बात की बहुत अधिक संभावना है कि वह जीवन भर तंबाकू मुक्त रहेगा। उन्होंने कहा कि तंबाकू उत्पादों की बिक्री के लिए न्यूनतम कानूनी आयु को 18 से बढ़ाकर 21 करना और COTPA 2003 सिगरेट और अन्य तंबाकू उत्पाद अधिनियम में संशोधन करके सिगरेट की खुली या एकल स्टिक की बिक्री पर प्रतिबंध लगाना युवाओं को तंबाकू से बचाने के लिए महत्वपूर्ण है, क्योंकि इसमें क्षमता है तंबाकू के उपयोग की शुरुआत और नियमित धूम्रपान की प्रगति को कम करने के लिए। भारत में सभी प्रकार के कैंसरों में से लगभग 27% का संबंध तंबाकू के सेवन से है। इसी के साथ ये न्यूज समाप्त हो जाते हैं। आगे इसका टाइटल है UAE अर्जेस सिटीजन्स टू लीव लेबनान एज सुन एज पॉसिबल। तो चलिए इसे पढ़ते हैं। UAE ने अपने नागरिकों से जल्द लेबनान छोड़ने का आग्रह किया। यमन युद्ध पर लेबनान के एक मंत्री की टिप्पणी पर बेरूत से अपने राजनयिकों को वापस बुलाने के एक दिन बाद UAE ने रविवार को लेबनान में अपने नागरिकों से तुरंत स्वदेश लौटने का आह्वान किया। बयान में कहा गया कि मौजूदा घटनाओं के आलोक में विदेश मंत्रालय लेबनान में अपने सभी नागरिकों से जल्द UAE लौटने का आह्वान करता है। उन्होंने कहा कि मंत्रालय ने अपने नागरिकों की वापसी की सुविधा के लिए सभी आवश्यक उपाय किए हैं। अगस्त में रिकॉर्ड किए गए और इस सप्ताह प्रसारित एक साक्षात्कार में लेबनान के सूचना मंत्री जॉर्ज कोरडाही ने कहा कि यमन में ईरान समर्थित हौथी विद्रोह खुद का बचाव कर रहे थे। 2014 में हौथी विद्रोहियों द्वारा राजधानी सना पर कब्जा करने के बाद 2015 में यमनी सरकार का समर्थन करने के लिए संयुक्त अरब अमीरात को शामिल करने वाले सऊदी नेतृत्व वाले सैन्य गठबंधन ने हस्तक्षेप किया। सऊदी अरब ने शुक्रवार को लेबनान के राजदूत को देश छोड़ने के लिए 48 घंटे का समय दिया। बेरूत से अपने दूत को वापस बुला लिया और लेबनान से सभी आयात को निलंबित कर दिया। बहरीन और कुवैत ने इसी तरह के उपायों के साथ तेजी से पालन किया और UAE ने शनिवार को रियाद के साथ एकजुटता में बेरूत से अपने राजनयिकों को वापस बुला लिया। सऊदी विदेश मंत्रालय ने कहा कि उसके कदम यमन युद्ध पर अपमानजनक टिप्पणी के बाद उठाए गए थे, लेकिन लेबनान के ईरान समर्थित शिया आंदोलन हिजबुल्लाह के प्रभाव के कारण भी थे। संयुक्त अरब अमीरात का बयान कुछ ही समय बाद आया जब श्री कोरडाही ने कहा कि इस्तीफा देना सवाल से बाहर था। तो इसी के साथ ये न्यूज समाप्त हो जाती है। अगली न्यूज का टाइटल है ब्लिंकन मीट्स वांग रेजेस राइट्स। तो चलिए इसे पढ़ते हैं। ब्लिंकन ने वांग से मुलाकात की, अधिकारों की चिंता जताई। अमेरिकी विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन ने रविवार को रोम में चीनी विदेश मंत्री वांग यी से मुलाकात की और मानवाधिकारों पर चिंता जताई। केवल उनके दूसरे आमने सामने के सत्र में, क्योंकि दोनों शक्तियों के बीच तनाव बहुत अधिक है। विदेश विभाग के प्रवक्ता नेड ने कहा कि श्री ब्लिंकन ने चीन द्वारा हमारे मूल्यों और हितों के खिलाफ कार्रवाई, मानवाधिकारों, शिनजियांग, तिब्बत, हांगकांग, पूर्वी और दक्षिणी चीन सागर और ताइवान से संबंधित कार्यों सहित का विरोध व्यक्त किया। श्री ब्लिंकन ने उन क्षेत्रों का भी उल्लेख किया जहां उन्होंने कहा कि अमेरिका और चीन के हित एक दूसरे को काटते हैं और वे DPRK, बर्मा, ईरान, अफगानिस्तान और जलवायु संकट सहित एक साथ काम कर सकते हैं। रोम में बैठक जहां दोनों राजनयिक G20 शिखर सम्मेलन में भाग ले रहे थे, मिस्टर ब्लिंकन और मिस्टर वांग के बीच मार्च में अलास्का के एक तूफानी सत्र के बीच पहली बैठक है जिसमें चीनी प्रतिनिधिमंडल ने अमेरिकी पक्ष को फटकार लगाई क्योंकि टीवी कैमरे लुढ़क गए थे। व्यापार, मानवाधिकार, ताइवान और कोविड-19 महामारी सहित कई मोर्चों पर दुनिया की दो सबसे बड़ी अर्थव्यवस्थाओं के बीच तनाव अधिक है। तो इसी के साथ ये न्यूज समाप्त हो जाती है। अगली न्यूज का टाइटल है US बॉम्बर फ्लाइज ओवर वेस्ट एशिया। तो चलिए इसे पढ़ते हैं। अमेरिकी बम वर्षक ने पश्चिम एशिया के ऊपर से उड़ान भरी। अमेरिकी वायुसेना ने रविवार को कहा कि उन्हें ईरान के साथ चल रहे तनाव के बीच पश्चिम एशिया में प्रमुख समुद्री चौकियों पर इजरायल सहित सहयोगियों के साथ एक B-1B रणनीतिक बम वर्षक उड़ाया, क्योंकि विश्व शक्तियों के साथ का परमाणु समझौता खस्ताहाल है। B-1B लॉन्चर बम वर्षक ने शनिवार को फारस खाड़ी के सकरे मुहाने होर्मुज जलडमरू मध्य के ऊपर से उड़ान भरी, जिसके माध्यम से सभी तेल कारोबार का 20% गुजरता है। इसने लाल सागर, इसकी सकरी, बॉब अल मंडेब जलडमरू
डमरू मध्य और मिस्र की स्वेज नहर के ऊपर भी उड़ान भरी। बहरीन, मिस्र, इजराइल और सऊदी अरब के लड़ाकू विमानों ने बम वर्षक के साथ उड़ान भरी। होर्मुज जल डमरू मध्य हाल के वर्षों में ईरान पर आरोपित जहाजरानी पर हमलों का स्थल रहा है। लाल सागर ने इसी तरह के हमले देखे हैं। ईरान ने हमलों में शामिल होने से इनकार किया है। हालांकि उन्हें अपने परमाणु कार्यक्रम को लक्षित करने वाले हमलों के लिए इजराइल से बदला लेने का वादा किया है। इसी के साथ ये न्यूज समाप्त हो जाती है। अगली न्यूज का टाइटल है गोल्ड सिल्वर रिगेन शेन। तो चलिए इसे पढ़ते हैं। सोना चांदी की लौटी। सितंबर में तेज गिरावट के बाद अक्टूबर में कीमती धातुओं ने खोई चमक फिर से हासिल कर ली। अमेरिकी डॉलर में कमजोरी के साथ साथ बढ़ती मुद्रास्फीति से संबंधित चिंताओं ने कीमती धातुओं को अक्टूबर के अंत में सकारात्मक नोट पर बंद करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। अक्टूबर के अंत में कॉमेक्स सोना 1.5% बढ़कर $1,783.9 प्रति औंस पर आ गया। कॉमेक्स चांदी भी मजबूती के साथ बंद हुई। सफेद धातु 8.6% की तेजी के साथ $23.95 प्रति औंस पर बंद हुआ। घरेलू बाजार में MCX का सोना वायदा 2.4% बढ़कर 43,635 रुपए प्रति 10 ग्राम पर बंद हुआ। MCX पर चांदी का वायदा भाव 8.3% की बढ़त के साथ 64,534 रुपए प्रति किलोग्राम पर बंद हुआ। सितंबर में तेज गिरावट के बाद अक्टूबर में कॉमेक्स सोने की कीमत में मामूली सुधार हुआ। हालांकि इसने पीली धातु के लिए समग्र कमजोर दृष्टिकोण को नहीं बदला है। जब तक कीमत $1,840 से ऊपर नहीं जाती है तब तक कॉमेक्स सोना 1,660-1,670 डॉलर के दायरे में फिसल सकता है। $1,750 से नीचे की गिरावट 1,660 से $1,670 की सीमा तक एक स्लाइड के लिए मामले को मजबूत करेगी। संक्षेप में या तो $1,840 से ऊपर की चाल या $1,750 से नीचे की गिरावट कॉमेक्स गोल्ड में अगले कदम के लिए टोन सेट करेगी। जैसा कि पिछले महीने अनुमान लगाया गया था, कॉमेक्स चांदी की कीमत में सुधार हुआ। हालांकि रिकवरी ने कीमत को $25 के प्रमुख प्रतिरोध स्तर को पार करने में मदद $25 से आगे बढ़ना मजबूती का संकेत होगा और सफेद धातु को $26.75 से $27.50 के अगले लक्ष्य तक ले जाने में मदद कर सकता है। $22.8 से नीचे की गिरावट कमजोरी का संकेत होगी और चांदी की कीमत को $20.5 से $21 के निचले स्तर पर धकेल सकती है। कॉमेक्स चांदी में अल्पकालिक प्रवृत्ति $25 के ऊपर या $22.90 से नीचे की गिरावट पर टिका है। MCX गोल्ड के लिए शॉर्ट टर्म आउटलुक पॉजिटिव है और कीमत 50,500 रुपए से 51,000 रुपए के तत्काल लक्ष्य तक जा सकती है। 48,300 रुपए से आगे बढ़ने के सकारात्मक दृष्टिकोण की पुष्टि होगी। अगर कीमत 46,200 रुपए से नीचे जाती है तो यह खतरे में है। जब तक इस असर का उल्लंघन नहीं किया जाता है तब तक 50,500 रुपए तक बढ़ने का एक मजबूत मामला होगा। MCX सिल्वर के लिए शॉर्ट टर्म पॉज है और 67,000 रुपए के पार जाने पर होगी। इस स्तर से ऊपर जाने से MCX चांदी को 70,000 रुपए से 70,500 रुपए के अगले लक्ष्य की ओर बढ़ने में मदद मिल सकती है। सकारात्मक दृष्टिकोण 61,500 रुपए से नीचे बंद होने पर खतरे में होगा। संक्षेप में कीमती धातुओं के लिए अल्पकालिक दृष्टिकोण मिश्रित है। ऊपर बताए गए स्तरों से आगे बढ़ने से सोने और चांदी में अगले प्रमुख दिशात्मक कदम पर असर पड़ेगा। घरेलू बाजार में कीमती धातुओं में कुछ समय के लिए तेजी से संभावना नजर आ रही है। लेखक चेन्नई स्थित विश्लेषक व्यापारी हैं और इस लेख का मतलब ये नहीं है कि इसी लेख को पढ़कर व्यापार या निवेश की सलाह दी जा सके। तो इसी के साथ ये न्यूज समाप्त हो जाती है। अब हम पहुंच चुके हैं आज के खबरों के सबसे अंतिम पड़ाव पर, जो कि है डेटा पॉइंट। इस डेटा पॉइंट का टाइटल है एक्सीडेंटल डेथ डिक्लाइन। तो चलिए इसे पढ़ते हैं। आकस्मिक मृत्यु में पतन। 2020 में राष्ट्रव्यापी लॉकडाउन के कारण भारत में 2019 की तुलना में आकस्मिक मृत्यु में 11% की घटोतरी देखी और यह पिछले 45 वर्षों में सबसे अधिक घटोतरी थी। रोड एक्सीडेंट, जो अधिकतर आकस्मिक मृत्यु में सबसे प्रमुख माने जाते हैं, उनमें 14% की घटोतरी हुई, लेकिन यह पूरे देश में एक समान नहीं था। 6 राज्यों में 2019 की तुलना में इन मृत्यु में बढ़ोतरी देखी गई है और यहाँ पर नीचे 3 पॉइंट लिखे हैं, जिसमें पहले पॉइंट में लिखा है कि अप्रैल 2020 में रोड एक्सीडेंट जनवरी के 38,866 से घटकर 8,350 हो गए और 2020 में
में रोड एक्सीडेंट के कारण 1.3 लाख लोगों की मृत्यु हो गई और 2020 में 2019 की तुलना में रेलवे एक्सीडेंट 51% घट गए। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं सबसे पहले चार्ट में यहाँ पर दिखाया गया है कि जनवरी 2020 से लेकर के दिसंबर 2020 के बीच में किस प्रकार से रोड एक्सीडेंट में उतार चढ़ाव आया है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं जनवरी में 38,866 था ये आंकड़ा, जो कि अप्रैल में 8,350 हो गया और फिर दिसंबर में बढ़ करके 38,128 हो गया। दूसरे नंबर में आप सालाना 1970 से लेके 2020 के बीच में हर 10-10 साल के गैप पे किस प्रकार से आकस्मिक मौतें हुई हैं, इनको यहाँ पे प्रदर्शित किया गया है। जहाँ पे जो पीले कलर से जो इमेज बनी हुई है वो परसेंटेज दिखाता है आकस्मिक मृत्यु का, और जो नीले कलर से लाइन गई है वो नंबर ऑफ एक्सीडेंटल डेथ यानी आकस्मिक मृत्यु के आंकड़ों को प्रस्तुत करता है। तीसरे नंबर के चार्ट में आप देख सकते हैं कि 2019 से लेकर के अभी तक विभिन्न राज्यों जैसे महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, यूपी, तमिलनाडु, केरला, दिल्ली, कर्नाटका, तेलंगाना, उड़ीसा में किस प्रकार से मौतें हुई हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं महाराष्ट्र में सबसे ज्यादा है और इसके साथ ही साथ यहाँ पर आप देख सकते हैं कि दिल्ली में सबसे कम है। और इन मृत्यु के कारण को चौथे नंबर के ग्राफ में दिखाया गया है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि कौन कौन सी मृत्यु किन किन कारणों से हुई है। जहाँ पर रेल एक्सीडेंट, मानव निर्मित गड्ढे में गिरने के कारण मृत्यु, हवाई यात्रा के दौरान मृत्यु, इन सभी मृत्युओं को प्रदर्शित किया गया है। तो आप इस पेज का स्क्रीनशॉट ले करके इसे ध्यान से पढ़ने और समझने की पूरी कोशिश का। यहीं पर 1 नवंबर 2021 के द हिंदू न्यूज़पेपर के सभी महत्वपूर्ण समाचारों की समाप्ति हो जाती है। इस वीडियो को अधिक से अधिक लाइक और कमेंट करते हुए शेयर कीजिएगा। साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करते हुए बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर दीजिए ताकि हमारे आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशंस आपको टाइम टू टाइम मिलती रहें। इसके साथ ही साथ हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करने का लिंक नीचे कमेंट और डिस्क्रिप्शन दोनों ही सेक्शंस में दिया गया है, तो आप वहां पे जा करके हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद और नमस्कार।